अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, देखने वालों और मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं, इस मौजू का नाम है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। रूटीन वाइज जब भी हम आईसीयू के अंदर काम कर रहे होते हैं, मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर काम कर रहे होते हैं, इमरजेंसी में काम कर रहे होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर ऐसे क्रिटिकल यूनिट में काम कर रहे होते हैं कि जहाँ पर हम एबीसीज की रिपोर्ट करवाते हैं। तो वहां पे जब हम एबीसीज की रिपोर्ट हमारे पास आती है तो हम उसके अंदर उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं और ये देखना चाहते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग विद द पेशेंट। अब बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, क्योंकि जब भी पेशेंट की एबीजी से रिपोर्ट हम करवाते हैं तो कुछ उस पेशेंट की हिस्ट्री हम लेते हैं। जब पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, अगर हमें पता चलता है कि पेशेंट की हिस्ट्री के अंदर कंजेस्टेड हार्ट फेलियर था, पेशेंट को पल्मोनिया एडीमा था, हाइपरटेंशन थी, पेशेंट लूप मेडिसिन पे था, डायूरेटिक मेडिसिन पे था, या पेशेंट की हाइपोक्लीमिक चेंजेस आ रही हैं, हाइपोक्लोरीमिया हो रहा है या हाइपोवोलीमिया हो रहा है पेशेंट के साथ, तो देन हम क्या करते हैं पेशेंट की कंफर्मेशन के लिए, देखने के लिए कि एसिड बेस स्टेटस का पेशेंट के अंदर क्या बेसिकली मैकेनिज्म है। तो हम एबीजी रिपोर्ट पेशेंट की सेंड करते हैं, तो एबीजी रिपोर्ट में हम देखना चाहते हैं कि पेशेंट को बेसिकली चीज क्या डेवलप हो रही है। अगर पेशेंट का मेटाबॉलिक अल्कलोसिस डेवलप हो रहा है तो फिर उसकी काज जो होती है, जो उसकी वो जो हाथ बनती है, उसकी बेस पे हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो आज हम इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे कि मेटाबॉलिक अल्कलोसिस क्या है, इसकी साइन एंड सिम्टम क्या है, काजेज क्या है इसकी, उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट क्या है और इसके मैकेनिकल वेंटिलेशन पे मैनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं। ये तमाम बुनियादी चीज़ें हैं जो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। इस तमाम आगे हम जो आने वाली हमारी जो स्लाइड्स हैं उसके अंदर, जो प्रेजेंटेशन है इसके अंदर बात करेंगे। तो हम इससे बढ़ते हैं अपनी मेन प्रेजेंटेशन की तरफ, जिसमें हम बात करते हैं मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की। जब भी हम मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की बात करते हैं तो उसके अंदर हम बेसिकली क्या जानना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि इसमें बेसिकली काजेज क्या हैं, साइन सिम्टम क्या है पेशेंट के साथ जो डेवलप हो रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो हमें पेशेंट के साथ, हम उसके साथ उसकी जो रिपोर्ट्स के अंदर देखते हैं। सो सबसे पहले जो हम बात करते हैं आर्टिकुलर ब्लड गैसेस, ये मेरा एक थोड़ा सा ब्रीफ सेंटर है जिसके मतलब मैंने अपने एक थंबनेल बनाया और बता रहा हूँ कि जिसके अंदर हमने, मेरा नेक्सीन अब्दुल्ला के नाम से एक चैनल है। और उसमें हम जो सबसे पहले हम जब बात कर रहे होते हैं, लास्ट स्लाइड के अंदर भी हमने बात की, लास्ट प्रेजेंटेशन में भी, उसमें हमने लंग्स और किडनी की कंपनसेशन में बात की और हमने बताया कि पीएच इंसान की नॉर्मल कितनी होती है। उसके बाद हमने कहा एनुअल लेवल में चेंजेस क्या हो रही होती हैं। और फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कलोसिस के मतलब हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर बड़ी डिटेल में बात की। और अब मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस क्या, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है आपके जिस्म के अंदर बाइकार्बोनेट का रिटेन होना। मीन जैसे बाइकार्बोनेट रिटेन होगा, हाइड्रोजन आयन आपके जिस्म से कम होना शुरू हो जाएंगे और आपकी पीएच क्या होगी, आपकी पीएच इंक्रीज हो जाएगी। पीएच कितनी इंक्रीज होगी, मोर देन 7.45। बाइकार्बोनेट किस तक ज्यादा होगा, 24 से इसका लेवल ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। मीन एवरेज जो होता है, वैसे नॉर्मल जो रेंज है 22 to 26 है। अगर किसी का बाइका 26 से अबव जाना शुरू हो जाए तो हम उसे कहेंगे ये पेशेंट मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में जा रहा है। एबीजी रिपोर्ट को देखने का सुनहरी असूल, नंबर वन, पीएच को देखें। पीएच एसिडोटिक है अल्कलोटिक है, अगर अल्कलोटिक है तो फाइंड आउट करें पीसीओ2 की वजह से तो नहीं है, पीसीओ2 कम तो नहीं हुई है, या थर्ड नंबर पे आपने देखना है बाइकर, बाइकर अप है या डाउन। अगर पेशेंट का बाइकर अप है तो इसका मीन है ऊपर की तरफ इंक्रीज हुआ हुआ है, इसका मीन ये है कि पेशेंट को मेटाबॉलिक अल्कलोसिस डेवलप हो चुका है। अब अगर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की हम उसकी काजेस को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले काज क्या हो सकती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की, जब भी हम बात करते हैं पेशेंट की डायूरेटिक थेरेपी देखते हैं। किसी पेशेंट ने डायूरेटिक थेरेपी तो नहीं ली हुई, यानी हम बात करते हैं रीनल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी हाइपर या लूप मेडिसिन पे तो पेशेंट नहीं है, या इसके अलावा कुछ ऐसी सिंड्रोम भी होती हैं जिनके अंदर पेशेंट को मेटाबॉलिक अल्कलोसिस डेवलप हो रहा होता है। उसके बाद हम अगर किसी पेशेंट की एनजी एस्पिरेशन, आईसीयू के अंदर पेशेंट है, उसकी एनजी एस्पिरेशन नेजल गैस ट्यूब से एक्सप्रेशन ज्यादा आ रही है, तो इसका मीन है उसको मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के हाइड्रोजन आयन जिस्म से निकल रहे हैं और बाइकार्बोनेट रिटेन हो रहा है। सो इसका मीन ये है कि पेशेंट मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में है।
दूसरी क्या चीज होती है, डायरिया। अगर किसी पेशेंट को डायरिया है तो इसका मीन है कि हाइड्रोजन आयन लॉस होते जाएंगे, और इसको हम आज पढ़ेंगे पेशेंट की वॉमिटिंग और डायरिया के अंदर बेसिकली हाइड्रोजन आयन किस तरह आपके जिस्म से निकलता है, किस तरह बाइकार्बोनेट होता है और किस तरह हाइपोकैलिमिया होता है। सो सलाइन में गेन ऑफ बाइकार्बोनेट है, इंक्रीज ऑफ द पीएच है, और पीसीओ2 इस पे फिलहाल नॉर्मल रहती है। सिर्फ समझने के लिए, इसको आगे डिटेल में हम बात करेंगे। पीसीओ2 के अंदर भी चेंजेस आती हैं जब कंपनसेशन होती है, और उस सिलसिले में ये सारी चीजें पीसीओ2 के अंदर और उसका डिक्रीज, उनका लेवल का इंक्रीज हो जाना, और देन आफ्टर हम इसको स्टडी करेंगे नेक्स्ट अपने सेक्शन के अंदर। मेटाबॉलिक अल्कलाइसिस कैसे डेवलप होता है। नंबर वन, जब अगर हम देखें ब्लड के अंदर, तो ब्लड के अंदर आपके बाइकार्बोनेट और क्लोराइड आयन मौजूद हैं। गैस्ट्रिक सेल के अंदर आपके ये बेसिकली पूरा मैकेनिज्म मौजूद है। हुआ ये है कि पेशेंट को डेवलप होगी है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग होने की वजह से आपके जो स्टमक के अंदर है HCl, ये लॉस होगा। जैसे ही ये HCl की कंसंट्रेशन लॉस होगी, हाइड्रोजन आयन आपके जिस्म से निकल जाएंगे, क्लोराइड आयन आपसे निकल जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन आयन आपके जिस्म से निकलेंगे तो गैस्ट्रिक सेल में जो बाइकार्बोनेट होगा, ये रिटेन होकर कहाँ पे चला जाएगा, आपके ब्लड वेसल के अंदर चला जाएगा। और ब्लड वेसल से क्लोराइड ऑपोजिट क्या होगा, जिस्म से निकल जाएगा। और इसके साथ जो पोटाशियम होगा वो भी आपका, अगर इसी तरह जिस तरह बाइकार्बोनेट होता है, पोटाशियम का ऑपोजिट मैकेनिज्म होता है। पोटाशियम आपके गैस्ट्रिक सेल से निकल के गैस्ट्रिक फ्लूइड में आ जाता है। गैस्ट्रिक फ्लूइड का मतलब स्टमक की स्पेस है, और वहां से वोमिटिंग होती जा रही है, एंटी आती जा रही है, तो इससे HCl हाइड्रोजन आयन आपके निकले जा रहे हैं, और जिसम के अंदर बाइकार्ब रहेगा। और पूरा एक मैकेनिज्म है गैस्ट्रिक सेल के अंदर हो रहा है कि CO2 वाटर और कार्बोनिक एसिड हाइड्रोजन आयन किस तरह बनते हैं, और बाइकार्बोनेट किस तरह रिब्जॉर्ब हो रहा है। ये पूरा एक गैस्ट्रिक के अंदर हमने मैकेनिज्म बताया, जिसमें गैस्ट्रिक फ्लूइड, गैस्ट्रिक सेल और आपकी ब्लड कैपिलरीज को दिखाया गया है कि किस तरह ये मैकेनिज्म हो रहा है। तो यही एक मैकेनिज्म है जो एक्सप्लेन करता है कि हाउ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस डेवलप। नो, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के अंदर बाइकार्बोनेट इंक्रीज हो जाता है, पीएच इंक्रीज हो जाती है। काजेज क्या क्या है इसकी। काज नंबर वन, ड्यू टू इंक्रीज बफर और लॉस ऑफ द फिक्स एसिड। यानी ये फिक्स एसिड तो हमने लास्ट टाइम बात की, जो वोलाटाइल है, एक नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल में कार्ब HCl आपका है, आपका सल्फ्यूरिक एसिड शामिल है, और नाइट्रेट एसिड शामिल है। अगर ये जिस्म के अंदर से लॉस होते हैं तो इसके लॉस होने की वजह क्या है, इंटेस्टाइन के अंदर जब आपके डिसफंक्शन होती है इंटेस्टाइन, उसमें डायरिया और पेशेंट को वॉमिटिंग और ये स्टार्ट हो जाती है, तो इसके मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होने के चांस बढ़ जाते हैं। लॉस ऑफ द फिक्स एसिड ड्यूरिंग वॉमिटिंग, सीएल का ये हमने भी बात की है। आई एट्रोजेनिकल ड्रेनेज, फॉर एग्जांपल आपने किसी पेशेंट को पल्मोनी एडीमा हो गया, किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है, किसी पेशेंट को ICP रेज है, तो वहां पे डायूरेटिक थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। या पेशेंट को एनजी डली हुई है तो उसकी एनजी से एस्पिरेशन ज्यादा आ रहा है, तो ये भी मेटाबॉलिक की एक काज, अल्कलोसिस की काज हो सकती है। अब बाइकार्बोनेट की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। बाइकार्बोनेट बेसिकली इनिशियल क्या है, लॉस ऑफ द हाइड्रोजन आयन आपकी है वोमिटिंग डायूरेटिक थेरेपी के अंदर। रीनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, आपका NaH का रूल है कि सोडियम जो आपका है किडनी के अंदर आपका जो क्या है, इसके अंदर चेंजेस आ सकती हैं। और उसके अलावा आपके जिस्म के अंदर हैपोकलीमिया, हैपोवोलीमिया आपके जिस्म में होना, ये चीजें हो सकती हैं। बाइकार्बोनेट रिटेंशन जो है किस तरह होगी, जैसे जैसे हैपोकलीमिया होगा, हैपोक्लोरीमिया होगा, हैपोवोलीमिया होगा, आपके जिस्म में बाइकार्बोनेट रिटेन होना शुरू हो जाएगा। और ये पूरा एक सर्कल है, इसको साइकिल का नाम दिया गया है, यानी ये रिपीटेड साइकिल है। इसमें हैपोक्लीमिया हो जाना, हैपोक्लीमिया अगर हो जाता है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होता है, पीएच आपकी इंक्रीज हो जाती है। और इसके साथ साथ क्या, जिस समय पेशेंट में एक सिम्टम आती है, पेशेंट हैपो वेंटिलेट कर रहा होता है, और लेकिन इसके साथ साथ हैपोवोलीमिया, हैपोक्लोरीमिया, ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी पेशेंट के साथ चल रहा है, जो कि मेडिकल के अंदर जो मेडिसिन के लोग हैं उनके लिए ये बहुत क्रिटिकल होता है कि जब पेशेंट को मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो रहा होता है तो उन्होंने कॉज को ट्रीट करना होता है, और उसके साथ अपने इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं पेशेंट के, उनको स्टेबल करना। अगर किसी पेशेंट को सीवियर हैपोकलीमिया हो जाए तो ECG के अंदर इतनी चेंजेस आते हैं कि पेशेंट को इनिशियल कार्डिक इशू डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा इस कुछ चीज को लामी तौर पे हमने देखना है कि किस तरह मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की पैथोफिजियोलॉजी है और उसकी काजेज क्या क्या है।
फिर इसी कागज को मजीद एलेबोरेट करते हैं कि हाइड्रोजन आयन लॉस हो रहा है ये से वजह गैस्ट्रो इंटेस्टिनल की वजह से, कैसे वोमिटिंग की वजह से हो रहा है, और नेजो गैस्ट्रिक ड्रेनेज की वजह से हो रहा है। फिर उसके बाद हम कहते हैं रीनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन है, कैसे है? डायूरेटिक थेरेपी पेशेंट को मिले, इसके अंदर आपके क्लोराइड पोटाशियम और फ्लूइड के अंदर चेंजेस आती हैं, तो इसको बड़े ही आपने क्लोज मैकेनिज्म से देखना है कि अगर किसी पेशेंट को डायूरेटिक थेरेपी से लैसिक देते हैं या कुछ और हम जो मेडिसिन देते हैं जिसकी वजह से पेशेंट का वाटर का जिसमें अडीमा वगैरह जिसमें से कम करना होता है, हाइपरटेंशन के अंदर आईसीपी के अंदर रोल होता है इनका। उसके बाद हैपोकलीमिया, किसी पेशेंट को हैपोकलीमिया हो गया तो उसके अंदर हाई चांस है पेशेंट को मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन इसका मैकेनिज्म क्या है? हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होते हैं आपके, और बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब यानी सक्रीट होता है, इंक्रीज का मतलब सक्रीट होता है जिसमें से। उसके बाद हैपोकलीमिया क्लोरीमिया किसी पेशेंट को हो जाता है, हैपोवोलीमिया हो जाता है, तो ये भी काजेज करती हैं आपके लॉस ऑफ द हाइड्रोजन आयन, किनके जरिए? गैस्ट्रो और रीनल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद रिटेंशन ऑफ द बाइकार्बोनेट, कैसे बाइकार्बोनेट रिटेन होगा? अब ये एक बड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहले है कि अगर किसी पेशेंट को आप बाइकार्बोनेट का इन्फ्यूजन देते हैं, किसी पेशेंट को आप कोई पेशेंट बाइकार्बोनेट से यानी सोडामेंट टैबलेट दे रहे हैं, उनकी इंजेक्शन बहुत ज्यादा कर लेते हैं, तो इस सूरत हाल में आपका जिस्म के अंदर बाइकार्ब रिटेंशन हो सकती है। एक के अंदर जो नेचुरल प्रोसेस है पैथोफिजियोलॉजी का, आपके जिस्म के अंदर लॉस ऑफ द हाइड्रोजन है, लेकिन दूसरा है एट्रोजोनिकली है, इन्फ्यूजन दे देना या सोडामेंट टैबलेट उसने पेशेंट ने ज्यादा इंजेस्ट कर लिया, तो ये भी काजेज हो सकती हैं पेशेंट के मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होने की। इसको और हम अब बात करते हैं अब साइन और सिम्टम के अंतर्गत। जैसे भी आपके पास मेटाबॉलिक अल्कलोसिस का पेशेंट आएगा तो न्यूरोमस्कुलर, कार्डियोवास्कुलर, सेंट्रल, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और रेस्पिरेटरी कुछ सिम्टम डेवलप होंगी पेशेंट के साथ। वो कौन कौन सी हो सकती है? न्यूरोमस्कुलर के अंदर पेशेंट कंप्लेन करेगा मसल ट्विचिंग की, क्रैम्प की, वीकनेस की और नंबनेस की। हमेशा ये नंबनेस के अंदर वो करेंगे, जैसे रेस्पिरेटरी अल्क्लोसिस के अंदर जब भी अल्क्लोसिस में पेशेंट होगा तो वो एक नंबनेस की कंप्लेन करेगा और मसल स्पैज्म की कंप्लेन करेगा। कार्डियोवास्कुलर उसको अरिदमिया पेशेंट को डेवलप हो सकते हैं, हाइपोटेंशन, ये थोड़ी सी वर्डिंग इसमें तब्दील है, हाइपोटेंशन हो सकती है। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या हो सकता है? पेशेंट कंफ्यूज होगा, लाइट हेडेक होगी, सीजर पेशेंट को भी हो सकता है डेवलप हो जाए। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल की वजह से क्या नोजिया पेशेंट को हो रहा होगा, अब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रही होगी, अब्डोमिनल क्रैम्प होंगे पेशेंट को। रेस्पिरेटरी वाइज पेशेंट को क्या होगा? शैलो ब्रीदिंग पेशेंट की होगी। तो ये सारी आपकी जो चीजें मैंने अभी बताई हैं कि आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल गैस्ट्रो के मुतालिक, और एक यहाँ पे हमने थोड़ी सी और डिटेल में लिख दिया है नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ये भी काजेज क्या है आपके मेटाबॉलिक अल्कोसिस। ये बेसिकली साइन और सिम्टम है जो हमें पेशेंट से मिलती हैं और हम उसको ट्रीट करना चाहिए। और रेस्पिरेटरी वाइज पेशेंट की हाइपोवेंटिलेशन होती है, पेशेंट स्लो स्लो सांस ले रहा है और शैलो ब्रीदिंग बात होती है, तो इसमें हमें ये एक इंडेक्सेस है, कुछ साइन है जो हम पेशेंट से हमें मिलते हैं। उसके बाद मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के काजेस को जब हम देखते हैं मजीद, उसको हम देखने की कोशिश करें कि बेसिकली हुआ क्या बेसिकली पेशेंट के साथ। गैस्ट्रो इंटेस्टाइन की वजह से, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन की वजह से पेशेंट के क्या प्रॉब्लम है? वोमिटिंग हो जी, एंजियोस्पिरेशन है, डायरिया है, डायूरेटिक में लूप मेडिसिन और थायराइड मेडिसिन जो अगर डायूरेटिक यूज करते हैं तो उसमें पेशेंट को डेवलप होने के, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होने के ज्यादा। लूप मेडिसिन बेसिकली हाइपरटेंशन और एडीमा को कम करने के लिए दी जाए। इसकी पूरी डिटेल है जो कि मेडिसिन से रिलेटेड है, हम उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये इसमें डिस्कस हमने किया कि लूप मेडिसिन की वजह से पेशेंट को डेवलप हो सकता है मेटाबॉलिक एसिड। किडनी डिसऑर्डर, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हुआ है पेशेंट को, पैरेट सिंड्रोम है और चिल्टन मैन सिंड्रोम डेवलप है, तो इसके अंदर भी आपके बेसिकली डेवलप हो सकता है। और उसके अलावा एंडोक्राइन डिसऑर्डर के अंदर अगर पेशेंट को एल्डोरिज्म है, कौन सिंड्रोम है, कशिंग सिंड्रोम है, एक्सेसिव ल्यूराइस इंजेक्शन है। ल्यूराइस बेसिकली है उर्दू में हम इसके बाद ये मतलब ठीक है जो है ज्यादा लोग यूज करते हैं। उसके अंदर ये देखने में आया है कि अगर इसका ज्यादा यूज लोग करते हैं उसके अंदर आपका मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होने का चांस है, तो ये ज्यादातर हिकमत और जब के अंदर लोग यूज कर रहे हैं। अदर काजेज के अंदर हम बात की है, अगर पेशेंट किसी को, हाँ यहाँ पे एक और चीज है, पेशेंट का एक्सेसिव बाइकार्ब इनटेक, हमने इंजेक्शन की बात की, एंटासिड कैल्शियम कार्बोनेट जो है, सोडामेंट की टैबलेट पेशेंट जो ज्यादा ले रहे हो तो उसमें हो सकता है लैक्टेट, एसीटेट, सिट्रेट से जिससे रिलेटेड जो है
कोई फूड प्रोडक्ट है या उसकी एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंदर ज्यादा है, तो इसका मीन है पेशेंट को बाइकार्बोनेट होने के चांस बढ़ सकते हैं। अदर काजों के अंदर पेशेंट को हैपोकलीमिया है, हैपोक्लोरीमिया है, या पेशेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखिए, पोस्ट हैपर कैपनिया। कोई पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है या किसी पेशेंट के अंदर ऐसा डिसऑर्डर डेवलप हुआ है कि पेशेंट हैपो वेंटिलेट कर रहा है, उसके अंदर क्या है, बाइकार्बोनेट आपका रिटेन होना शुरू हो जाएगा। बाद में अंडरलाइन काज ठीक हो जाती है, लेकिन बाइकार्बोनेट आस्ता आस्ता, क्योंकि किडनी रिस्पॉन्स आपका स्लो है एज कंपेयर टू लंग से। CO2 तो उसने कंपनसेट कर लिया, CO2 तो उसने अपने नॉर्मल रेंज में लिया है। यानी पहले पेशेंट का ये हुआ था, CO2 बढ़ी थी, उसके नतीजे में क्या हुआ, बाइकार्बोनेट बढ़ गया। फिर उसके बाद ये हुआ है कि आपकी CO2 वॉश आउट हो गई है, उसके अंडरलाइन काज ठीक होने, लेकिन बाइकार्बोनेट ने आस्ता आस्ता दिनों में आना है, तो इसके लिए ग्रेजुअली वो डाउन होगा। लेकिन ये पोस्ट हाइपर कैपनिया में देखने में आया है, किसी पेशेंट को हाइपर कैपनिया डेवलप हो जाता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, तो उसकी कंपनसेशन में बाइका ऊपर जाए लो, लिहाजा अंडरलाइन काज को ट्रीट करें, और उसके बाद किडनी का रिस्पॉन्स आस्ता आस्ता आएगा, और वो उसको नेचुरल फिनोमिना के नेचुरल मैकेनिज्म में उसको ले आएगा और नेचुरल रेंज के अंदर उसको ले आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की मैनेजमेंट की। इसकी मैनेजमेंट क्या है बेसिकली, अब ये क्वेश्चन है, आपने देख लिया कि काज क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसके आगे टाइप हमने देख ली इसमें क्या है, लेकिन अब हम मैनेजमेंट की जब बात करते हैं, तो मैनेजमेंट सबसे पहले जब हम मैनेजमेंट बात करें कंपनसेशन, इसको कंपनसेशन यानी दो लफ्ज हम यूज करेंगे, कंपनसेशन और करेक्शन। कि आपने मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, आपने पहले कंपनसेट करवाना है और उसकी करेक्शन भी साथ करनी है। कंपनसेशन में क्या होगा, पेशेंट को वेंटिलेट करवाएं, और डिस्पाइट इंड्यूस हैपोक्सीमिया, ये ना हो कि पेशेंट को हैपोवेंटिलेशन कराएं और हैपोक्सीमिया हो जाए। हाइपोवेंटिलेशन से मुराद ये होता है कि लोग क्या करते हैं, एक पेपर बैग होता है, उसके अंदर पेशेंट को सांस दिलवाते हैं, ठीक है। जब सांस पेशेंट लेता है, उस सांस लेने की वजह से पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे उन्हें हाइपोक्सीमिया होने के चांस है। पेशेंट को आपने थोड़ी देर ब्रीथ करवाए, आप करवाएं, ठीक है, 5 से 10 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर उसको नेचुरल उसको ब्रीथ करवाएं ताकि उसकी ऑक्सीजन पूरी हो। तो हाइपोवेंटिलेशन ये होती है कि CO2 आपकी ऊपर जाती है और उसमें आपकी पीएच नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती है। तो ये एक बेसिकली पीएच को नॉर्मल रेंज में लाने के लिए एक मैकेनिज्म किया जाता है, जैसे कि हाइपोवेंटिलेशन। लेकिन आज लोग इसका बहुत रेयर यूज करते हैं और कोशिश करते हैं इसके अंडरलाइन काज को ठीक करने की। मेटाबॉलिक एसिडोसिस का ब्लंट हाइपोक्सीमिया भी हो सकता है। PO2 जो है एज लो एज विद कंटिन्यूड कंपनसेशन, इट्स ओके। और करेक्शन क्या है आपकी, करेक्शन के लिए है कि रिस्टोर करें आपके, अगर फ्लू हाइपोवोलीमिया की वजह से फ्लूइड बैलेंस को, पोटाशियम को और क्लोराइड लेवल को ठीक करेंगे, तो आपका अगर इन इलेक्ट्रोलाइट की वजह से है तो आपका आपका मेटाबॉलिक अल्कलोसिस ठीक हो सकता है। उसके बाद अगर किसी पेशेंट को सीवियर अल्कलोसिस है, तो यहाँ पे पेशेंट को HCl आपने नहीं देना, आपने कंसल्ट करना है इंटेंसिविस्ट से, और उसका ट्रीटमेंट आपको बता देते हैं। नंबर 1 ट्रीटमेंट ये होता है कि पेशेंट को असीटाजोलोमाइड दिया जाता है। नंबर 2 ट्रीटमेंट क्या होता है, डायूरेटिक HCl यानी डायूल ऐसा फ्लूइड दिया जाता है जो स्लाइटली एसिडोटिक होता है, कि उसमें हाइड्रोजन आएंगे। तीसरा ट्रीटमेंट इसी के साथ ही है, पहले और दूसरे के दरमियान में इसको रुको दिया जाता है, पेशेंट को हाइपोवेंटिलेट करवाया जाता है। और उसके अलावा पेपर, अगर पेशेंट वेंटिलेटेड है तो वेंटिलेटर से हम करवाएंगे हाइपोवेंटिलेट, अगर पेशेंट इंटूबेटेड नहीं है तो हम पेशेंट को पेपर बैग के अंदर पेशेंट को सांस दिलवाएंगे, ताकि पेशेंट की CO2 रिटेन हो, पीएच नॉर्मलाइज हो। और उसके साथ साथ हम फोकस करेंगे कि हमारा बेसिकली ये सारी चीजें जो आपका मेटाबॉलिक अल्कलोसिस क्यों हुआ है। यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि जो अल्कलोसिस होता है ये मोर डेंजरस है एज कम्पेयर टू एसिडोसिस। कि अगर आपकी पीएच बहुत ज्यादा आपकी रेंज में चलेगी, 7.8 से अबव चली गई, तो इसका मीन है आपके एंजाइम प्रॉपर तौर पे शट डाउन हो जाएंगे, और पेशेंट के ब्रेन के अंदर जो चेंजेस हैं, जो CNS इस डिसऑर्डर की जो साइन सिम्टम है पेशेंट को, वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। ट्विचिंग, सीजर, फिट्स पेशेंट को डेवलप हो जाना है, टॉनिक क्लॉनिक फिट जिसे हम कहते हैं। तो ये पेशेंट की कंडीशन हो जाती है जिससे पेशेंट के बहुत सारी सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सिनेरियो मुतल्लिक। अब हमने एक पहले सिनेरियो हमने देखना है। सिनेरियो में ये है कि 83 इज ओल्ड वुमेन है, उम्र काफी ज्यादा है, हार्ट डिजीज भी है पेशेंट को, लेकिन साथ में डायूरेटिक थेरेपी ले रही थी। आपने लेग से पानी के लिए पुल्मोनरी एडीमा के लिए, और पेटिंग एडीमा जो पेशेंट को पेडल एडीमा जो डेवलप होता है उसको रिमूव करने के लिए पेशेंट की ब्लड गैस की गई है PS 7.58,
PCO2 46, बाइकार्बोनेट 44 और बेसिक सिर्फ 19 है, और सीरम पोटेशियम 2.5 है जो कि तकरीबन बॉर्डर लाइन है, और क्लोराइड जो है उसका 95 है। अब यहाँ पे अगर सिनेरियो देखें तो उसमें हार्ट डिजीज है पेशेंट की, डायूरेटिक थेरेपी लिए, तो इससे ज़ाहिर होता है कि पेशेंट को एबीजी में मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा। तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की पीएच देखें तो पीएच आउट ऑफ रेंज है, PCO2 नियर टू नॉर्मल है, लेकिन अभी भी PCO2 इतनी रेज नहीं हुई कि को कंपनसेट करे पीएच को। तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट कितना है, 44, बाइकार्बोनेट ज्यादा है। तो इसका मतलब ये जो अल्कलोसिस हुआ हुआ है ये बाइकार्ब ज्यादा होने की वजह से हुआ है। और इसकी काज भी हमें पता चल गई, डायूरेटिक थेरेपी मिल जाना, और उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी पेशेंट के चेंज हो गया, हाइपोक्लोरीमिया हो जाना, पेशेंट का पोटाशियम का कम है। तो ये भी दोनों चीजें हमें अब मिली हैं इसके अंदर। तो ये क्लियर कट केस है ये पेशेंट को मेटाबॉलिक अल्कलोसिस का डायूरेटिक थेरेपी की वजह से। तो और ये इसकी पीएच की इंटरप्रिटेशन क्या है, अनकंपनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अब इसी का दूसरा सिनेरियो हम देखते हैं कि कशिंग सिंड्रोम के साथ 60 ओल्ड वुमेन हमारे पास आई है, डायूरेटिक ये भी थेरेपी ले रही थी, ब्लड गैस सीरम इलेक्ट्रोलाइट हमने किया तो पेशेंट की PSM243 आई है, PCO250 है, और 40 बाइकार्ब है, और BAB 16 है। ये भी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए पेशेंट की पीएच अभी भी अल्कलोटिक साइड पे है। इसी वजह से हमने ये पता चला कि ये पेशेंट की पीएच कौन सी है, बाइकार्ब की वजह से ये पेशेंट की पीएच बढ़ी हुई थी। लेकिन इसके साथ CO2 बढ़ी है जिसने कंपनसेट कर दिया है इसको। और उसके अलावा हमें इंडिकेशन यहाँ से भी मिलती है कि 16 BAB से हाइपोक्लीमिया पेशेंट में मौजूद है, हाइपोक्लोरीमिया भी मौजूद है। तो इसका मीन ये हुआ पेशेंट के ये दोनों साइन और सिम्टम मौजूद है। पेशेंट को अभी हम क्या कह सकते हैं, ये पेशेंट को मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, लेकिन क्या है, कंपनसेटेड है। तो कंपनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। उसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, किस तरह हम इसको ठीक कर सकते हैं। अगर सबसे पहले अंडरलाइन काज को ठीक करें, रीस्टोर करें फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को, एंडोक्राइन डिसऑर्डर अगर पेशेंट के उनको ठीक करें, और किडनी डिसऑर्डर है उसको भी बेहतर करें, स्टॉप डायूरेटिक थेरेपी करें, आईवी फ्लूइड जो है ना, वॉल्यूम कंट्रैक्शन जो है ना पेशेंट को आप एडमिनिस्टर करें, जिसमें वॉल्यूम पेशेंट का रिटेन हो, बीटा 2 ब्लॉक, PPI वोमिटिंग अगर हो रही है तो उनके लिए आप दें, फर्ट हाइपोक्लीमिया, अगर हाइपोक्लीमिया हो रहा है, हाइपोक्लोरीमिया, तो उसको फौरी तौर पे करेक्ट करें। एफ से मेरा एफ नहीं, ये करेक्ट है, करेक्ट हाइपोक्लीमिया हाइपोक्लोरीमिया। रिस्टोर करें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, तो KS की बात कर रहे हैं, KCl सप्लीमेंट पेशेंट को दें, करेक्ट करें, हाइपोक्लोरीमिया करें, और सलाइन पेशेंट को दें 0.9%, ठीक है, ताकि पेशेंट का आपके उसके जिस्म के अंदर आपकी जब भी फ्लूइड देना है तो आपने उसको सेलाइन से पेशेंट को ट्रीट करना है। उसके बाद इसके अंदर क्या हमें देखने में आया है, अगर पेशेंट की एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, एसिटाजोलोमाइड देते हैं, कार्बोनिक, तो ये हम पेशेंट को दे सकते हैं कंटिन्यू उसके अंदर। फिर उसके बाद किडनी के अंदर नोजिया, और नोजिया के लिए आप उसको, और abdominal के हो रहे तो इसको आप बंद करें। नोजिया को नहीं होना चाहिए पेशेंट को, abdominal जो है ना, डायरिया, abdominal डिस्टेंशन की अगर चीज है तो उसको भी आपने उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करें। और थायराइड डायूरेटिक मिल रही है, इसको आपने नहीं हरगज भी पेशेंट को देने। मेडिकेशन के अंदर अगर हम प्रॉपर इसके आगे मैनेजमेंट की देखें तो रीब्रीथ करें CO2 रिटेंशन के लिए, पेपर बैग के अंदर असीटाजोलामाइड पेशेंट को दें, एस्टिकनिफिन दें, ताकि पेशेंट की पीएच नॉर्मलाइज की तरफ आए। लेकिन ये रेयर केस में एसिडिक फ्लूइड का रिकमेंडेड है जो आज की न्यू गाइडलाइन में है। पहले दो गाइडलाइन ही ज्यादा ही लोग इस पे यूज करते हैं और ज्यादा इस पे फोकस करते हैं। और फोर्थ आपने क्या करना है, पेशेंट के अगर एबीजीज की मॉनिटरिंग करें, ECG की मॉनिटरिंग करें, और उसके अलावा पेशेंट के सीरम बैलेंस देके यूरिन आउटपुट और ECG की मॉनिटरिंग की तरफ फोकस करें। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में वेंटिलेटर पे कैसे काम करना है आपने, ऐसे पेशेंट अगर आपके पास आप देख लिया कि नॉन इंटुबेटेड पेशेंट है तो उसके लिए तो मैंने यूज कर लिया पेपर बैग। अगर वो इंटुबेटेड पेशेंट है तो उसमें हम किस तरह हैपो वेंटिलेट करेंगे, CO2 को अप इंक्रीज करेंगे, और कैसे करेंगे। तो नंबर 1 क्या है, गोल क्या है, इंक्रीज CO2 आपने करना, प्रमोट करना है CO2 की रिटेंशन को, लोअर करनी है पीएच। कैसे करेंगे, आप रेस्पिरेटरी रेट को कम कर देंगे, टाइडल वॉल्यूम को कम कर देंगे, और अगर इन दोनों से भी नहीं हो रहा तो पेशेंट की जो डेड स्पेस है वेंटिलेटर सर्कल में, जो डेड स्पेस है उसको हम बढ़ा देंगे ताकि पेशेंट की CO2 रिटेन हो। मॉनिटरिंग के लिए एबीजीज के अंदर पीएच, PCO2, बाइकार्बोनेट, SpO2 और एंटाइडल हम देखेंगे, और पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन को साथ स्टेटस भी देखते रहेंगे।
हमेशा कंसंट्रेशन में जब भी आपने ट्रीटमेंट करना है, अंडरलाइन मेटाबॉलिक क्लोसिस में अंडरलाइन कॉज को ठीक करना है कि जिसकी वजह से वो हुआ है। फिर उसके बाद हमने देखना है उसकी कॉन्करेंट ट्रीटमेंट कौन सी है। डायूरेट, इलेक्ट्रोलाइट डिप्लेशन तो नहीं है, तो अगर डिप्लेशन है तो उसको रेपलेशन करें ना, उसकी दोबारा उसको पेशेंट को उसकी कंप्लीट करें ताकि जो डायूरेटिक है या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उसको करेक्ट किया जाए और उसको ठीक किया जाए। एंड पे सजेशन ये है कि अगर आप इन चीज़ों की तमाम की जब कर रहे होते हैं, फिर भी पेशेंट को मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की साइन और सिम्टम पेशेंट में डेवलप रहती हैं, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस ट्रीट नहीं हो रहा होता, अंडरलाइन काज आपसे पिक नहीं हो रही होती है जिसकी वजह से हो रहा है, तो लाजमी तौर पे इंटेंसिव पल्मोनोलॉजिस्ट और या एनेस्थीसिया के जो स्पेशलिस्ट हैं जो आईसीयू में काम करते हैं उनसे कंसल्ट करें, उनसे डिस्कस करें केस, तो तब जाके आपके टीम कोऑर्डिनेशन और प्रॉपर पेशेंट पे आप हैंडलिंग उस पे आपका चीज आ सकती है ताकि पेशेंट को सेफ्टी ज्यादा से ज्यादा हो और मिनिमल जो है उसमें कोई एडवर्स इवेंट हो। इसके बाद में एक बात करने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंपनसेशन बाइकार्बोन इंक्रीज। कई पेशेंट के अंदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है लेकिन बाइकार कंपनसेशन में इंक्रीज हो जाता है, बड़े स्पेशल केसेस होते हैं ये। इसके अंदर डिफिकल्ट होता है कि हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वर्सेस मेटाबॉलिक अल्कलोसिस को डिफरेंशिएट करें। फॉर एग्जांपल आपने कंपनसेशन पेशेंट की होगी, जब कंपनसेट हो जाता है एबीजी, तो हमें ये नहीं पता चलता ये पेशेंट की मेटाबॉलिक क्लोसिस वजह थी या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्योंकि अगर पेशेंट की अगर आपके पास हिस्ट्री नहीं है तो उस टाइम आप इन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे। लेकिन कुछ ऐसे टूल हमारे पास हैं, अगर आपकी हिस्ट्री नहीं है या पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री नहीं है, कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं पता पेशेंट पर या अनअवेलेबल रिपोर्ट्स हैं, प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है, तो उसमें हम कुछ चीज़ें हम करते हैं और उस पर देख के हम इन दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नंबर वन क्वेश्चन यही होती है कि अंडरलाइन काज को देखा जाता है कि पेशेंट से हिस्ट्री लेके हम कि पेशेंट के मसला क्या चल रहा है इसके साथ या प्रॉब्लम क्या है। फिर उसके बाद ये होता है कि आप पेशेंट की कंपैरेटिव एबिलिटी को प्रीवियस हुई हुई है तो उसको हम देख के अंदाजा लगाते हैं कि ये चीज ऐसे है। अगर ये तमाम चीजें नहीं, अंडरलाइन कॉज भी आपको पता नहीं चल रही, कंपैरेटिव एबिलिटीज का एनालिसिस नहीं हुआ, तो फिर हम देखते हैं विंटर फार्मूला करंट एबिलिटीज। एक एबिलिटीज करवाएंगे आप, उसमें विंटर फार्मूला लगा के एग्जैक्ट CO2 की आप देखेंगे कि बाइकअप के अगेंस्ट कितनी बढ़ी हुई है। फिर उसके बाद डेल्टा डेल्टा गैप निकालेंगे और वहां पे अगर उसकी वैल्यू मोर देन 2 आती है, इट्स मीन दैट पेशेंट को मेटाबॉलिक अल्कलोसिस प्रेजेंट है। ये वो चीज है जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके पास एक कंपनसेटेड पिक्चर है, पीएच नॉर्मल है अब लेकिन बाइका भी बड़ा हुआ है और PCO2 भी बढ़ी हुई है, और वहां पे अपने डिफरेंशिएट करना एक्सपर्ट लोग तो कर लेते हैं, लेकिन अभी जब आप इनिशियल फेज में होते हैं तो वहां पे आपको ये दो चीजें लाजमी करनी चाहिए। अगर आप कर लेंगे तो आपको एग्जैक्टली अंदाजा कर ये जो तमाम सिनेरियो हो रहा है मेटाबॉलिक लॉसेस की वजह से है। फिर उसी टाइम आप उसकी काजेज पर कौन कौन सी काजेज हो सकती है उस पे जाएं और उसको ट्रीट करने की कोशिश करें और वो चीजें उनको फाइंड आउट करें, और तो होपफुली आप पेशेंट के ये जो आउटकम है, ये जो जो एक चीज डेवलप हो रही है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, इस पे आप ओवरकम कर सकते हैं। तो कंपनसेशन और करेक्शन करना हमारा मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के अंदर लाजमी रोल होता है। एज ए मेडिकल प्रोफेशनल पे काम कर रहे, और आपने आज हमने पूरी डिटेल में पढ़ा मेटाबॉलिक अल्कलोसिस क्या है, बेसिकली किस तरह डेवलप होता है, इसके साइन सिम्टम क्या है, इसकी काजेज क्या है, और ये इसके क्लिनिकल सिनेरियो में हम किस तरह इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसकी मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, और उसके बाद हमने बात की वेंटिलेटर पे अगर पेशेंट है तो उसकी मैनेजमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, और लाजमी अपना फीडबैक और सजेशन दीजिएगा ताकि हम इसको मजीद बेहतर कर सकें। तो मैंने पूरी डिटेल में आपको आज कोशिश की है। मेरे सीधे पूरा एक लेक्चर था एबीजीज के मुतालिक जिसमें हमने बेसिक से लेके हमने बात की एंड तक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के अंदर। अब नेक्स्ट के अंदर जो है ना हम कोशिश ये करेंगे मिक्स डिसऑर्डर की बात करने की, कि कैसे पेशेंट को मिक्स डिसऑर्डर रेस्पिरेटरी वर्सेस मेटाबॉलिक होते हैं, कैसे हम एबीजीज रिपोर्ट के अंदर देखते हैं और कैसे उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।